नमस्ते। आज हम कानून की दुनिया में एक काफी दिलचस्प मामले पर बात करने वाले हैं। जी। के रमेश बनाम के कोठंडारमन। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और फैसला आया इसका 9 फरवरी 2024 को। और हमारे पास इस बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल जजमेंट है, मतलब सारे फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, फाइनल फैसला, सब कुछ। बिल्कुल। और आज कोशिश यही रहेगी कि इस फैसले से समझें कि भाई जब कोई साइन करके चेक देता है तो कानून उसको देखता कैसे है। खासकर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है 1881 का, उसके तहत क्या नियम है। हाँ, ये एक्ट तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और ये भी कि अगर खाली चेक पर साइन करके दिया तो उसकी क्या वैल्यू है। और ये जो फोरेंसिक जांच वगैरह की मांग होती है, स्याही की उम्र पता करो, इस पर अदालतें क्या सोचती हैं। दिलचस्प है, क्योंकि चेक तो आज भी खूब चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, मतलब निचली अदालतों में क्या हुआ था। हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट में तो मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आई थी जी। पर इसकी शुरुआत हुई थी एगमोर की मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से। वहाँ एक केस चल रहा था, CC नो 2767 2018। जी। इस केस में जो आरोपी थे के कोथंडारमन, उन्होंने एक अर्जी डाली, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन नंबर 1456 ऑफ 2018। हाँ, मतलब एक अलग से एप्लीकेशन डाली मुख्य केस के दौरान। बिल्कुल। और उसमें मांग क्या थी? वो चाहते थे कि जो चेक है ना मुद्दे का, उस पर जो साइन है उसकी स्याही और चेक पर बाकी जो लिखा है अमाउंट, डेट वगैरह, उसकी स्याही, दोनों की उम्र पता करने के लिए फोरेंसिक जांच हो। अच्छा, मतलब वो ये दिखाना चाह रहे थे कि शायद साइन पहले कर दिए थे और बाकी डिटेल्स बाद में किसी और ने भरी, कुछ गड़बड़ हुई है, ये साबित करना था। हाँ, लगता तो यही है। इरादा शायद यही रहा होगा कि भाई साइन मेरे हैं पर ये भरा किसी और ने बाद में। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये अर्जी मानी नहीं। अच्छा, खारिज कर दी। हाँ, 27 अगस्त 2018 को खारिज कर दी। मजिस्ट्रेट को लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन मामला यही नहीं रुका होगा, जाहिर है, हाई कोर्ट गया फिर। सही कहा। आरोपी का मानने वाले थे, वो मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ चले गए मद्रास हाई कोर्ट। एक रिवीजन पिटिशन डाली CRL.RC नंबर 1212 ऑफ 2018। रिवीजन पिटिशन मतलब निचली अदालत के फैसले पर दोबारा विचार करने की अर्जी। जी, कि उसमें कोई कानूनी गलती हुई है। और यहां कहानी में ट्विस्ट आया। हाईकोर्ट ने 23 नवंबर 2018 को आरोपी की याचिका मान ली। अरे, मतलब निचली अदालत ने मना किया, हाईकोर्ट ने हाँ कर दी। बिल्कुल। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कहा कि हाँ, फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। तो अब ये स्थिति बन गई कि जांच होगी। और इसी फैसले के खिलाफ फिर जो असल शिकायत करता थे के रमेश, वो गए होंगे सुप्रीम कोर्ट। एकदम सही। के रमेश ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, और अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में था। यहाँ आकर तो बात और गंभीर हो गई होगी। सुप्रीम कोर्ट में के रमेश के वकील ने क्या दलीलें दी? वो तो फोरेंसिक जांच के बिल्कुल खिलाफ होंगे। हाँ बिल्कुल। उनके वकील का सबसे बड़ा आधार था सुप्रीम कोर्ट का ही एक बहुत अहम फैसला, बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार, 2019 का केस है ये। इनका सारा जोर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 118 और खासकर धारा 139 पर था। धारा 139? ये तो अक्सर सुनते हैं चेक बाउंस मामलों में। क्या कहती हैं ये धाराएं, और बीर सिंह केस ने ऐसा क्या कहा था जो इस केस के लिए इतना जरूरी हो गया? देखिए, धारा 139 जो है ना, वो एक लीगल प्रिजम्पशन, मतलब एक कानूनी धारणा बनाती है। यहीं पर खेल थोड़ा बदल जाता है। आमतौर पर तो जिसने इल्जाम लगाया उसे साबित करना होता है, पर यहाँ थोड़ा उल्टा है। अच्छा, कैसे? धारा 139 कहती है कि अगर किसी ने चेक इशू किया है तो कानून पहले ये मानकर चलेगा कि वो चेक किसी कर्ज या देनदारी को चुकाने के लिए ही दिया गया है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है कोर्ट का। ओह, मतलब ये चेक देने वाले की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो साबित करे कि चेक किसी उधारी के लिए नहीं था, ना कि लेने वाले की। ये तो आम नियम से काफी अलग है। बिल्कुल। और यहीं बीर सिंह केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारणा को और पुख्ता किया। साफ साफ कहा, पहला, सबूत का भार, जिसे ओनस कहते हैं, वो पूरी तरह आरोपी यानी चेक देने वाले पर है कि वो इस धारणा को गलत साबित करे। ठीक है। दूसरा, अगर किसी ने चेक पर साइन करके उसे पेई को, मतलब जिसे पैसे मिलने हैं, उसको दे दिया है, तो वो तब तक जिम्मेदार है जब तक वो पक्के सबूत से ये ना दिखा दे कि चेक किसी देनदारी के लिए नहीं था। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि चेक पर अमाउंट किसने भरा या डेट किसने डाली? बहुत लोग ये दलील देते हैं कि जी हमने तो बस साइन करके खाली चेक दे दिया था। बीर सिंह केस ने इसको भी क्लियर किया। कोर्ट ने कहा कि अगर साइन असली हैं
और चेक देने वाले ने अपनी मर्जी से साइन किए हैं, तो ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि बाकी डिटेल्स किसने भरी हैं। अगर चेक बाकी सब तरह से वैलिड है, तो धारा 138 यानी चेक बाउंस के नियम लागू हो सकते हैं। और अगर किसी ने सच में बिल्कुल कोरा चेक, एक ब्लैंक चेक लीफ पर सिर्फ दस्तखत करके दे दिया हो, क्या तब भी यही माना जाएगा? हाँ, ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। बीर सिंह जजमेंट कहता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से वॉलंटरली एक खाली चेक लीफ पर साइन करके पेमेंट के लिए देता है, तो पेई उसमें अमाउंट और बाकी डिटेल्स भर सकता है। सिर्फ इस बात से चेक इनवैलिड नहीं हो जाता। और सबसे जरूरी बात, ऐसा खाली साइन किया हुआ चेक भी धारा 139 की धारणा को अट्रैक्ट करेगा। मतलब उसे गलत साबित करने का बोझ फिर भी चेक देने वाले पर ही रहेगा। तो इसका मतलब अपीलकर्ता का तर्क ये हुआ कि जब आरोपी यानी के कोथंडारामन मान ही रहे हैं कि चेक पर साइन उनके हैं, जी, आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कानून तो पहले ही मान रहा है कि ये वैध देनदारी के लिए है। अब ये आरोपी को साबित करना है कि क्यों नहीं है। स्याही की उम्र से ये बात कैसे साबित होगी कि देनदारी नहीं थी? बिल्कुल, यही एकदम सटीक। अपीलकर्ता के वकील ने यही कहा कि ये फॉरेंसिक जांच की अर्जी एकदम बेमतलब है, फिजूल है और सिर्फ केस को लटकाने की कोशिश है। जब बीर सिंह का फैसला इतना साफ है और साइन एडमिटेड है, तो ये जांच इररेलेवेंट हो जाती है। कानूनी धारणा इतनी मजबूत है कि उसे इस तरह की टेक्निकल जांच से नहीं, बल्कि ठोस सबूत से काटना होगा कि कोई देनदारी ही नहीं थी। ये तो बहुत ही सॉलिड आर्गुमेंट लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी, उन्होंने क्या कहा इस पे? क्या वो बीर सिंह वाली व्याख्या से सहमत थे? पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता के वकील की सारी दलीलों को सही माना और बीर सिंह केस में जो कानून तय हुआ था उसे फिर से कंफर्म किया। और उन्होंने आरोपी की जो फोरेंसिक जांच वाली अर्जी थी ना, उसे बहुत सख्त शब्दों में कहा होली फ्रिवलिस, मतलब पूरी तरह से तुच्छ या बेबुनियाद। पूरी तरह से तुच्छ, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं कोर्ट के। इसका मतलब कोर्ट ने साफ मान लिया कि जब बेसिक फैक्ट यानी सिग्नेचर्स एडमिटेड हैं, तो इस तरह की जांच का कोई कानूनी आधार ही नहीं बचा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो पहली अदालत थी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उन्होंने अर्जी खारिज करके बिल्कुल ठीक किया था। और इसके बिल्कुल उलट मद्रास हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटिशन मानकर और फोरेंसिक जांच की इजाजत देकर गलती की थी। तो फिर फाइनल फैसला क्या आया? हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने के रमेश की अपील मंजूर कर ली। मद्रास हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जिसमें फोरेंसिक जांच की परमिशन दी गई थी, उसे सेट असाइड कर दिया, मतलब रद्द कर दिया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वो जो मेन केस है ना, सीसी नंबर 2767/2018, उसका निपटारा कानून के हिसाब से करें और जितनी जल्दी हो सके करें, मतलब केस में तेजी लाएं। अच्छा, इस फैसले में एक और बात ध्यान देने वाली है। आपने बताया था कि दूसरा पक्ष यानी आरोपी के कोथंडारामन, क्या वो सुनवाई के दौरान मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, ये एक अहम प्रोसीजरल पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा है कि आरोपी को, जो इस अपील में रेस्पोंडेंट थे, उन्हें 15 अप्रैल 2019 को नोटिस इशू हुआ था और रिकॉर्ड्स के हिसाब से 7 मई 2019 तक नोटिस उन तक पहुंच भी गया था। सर्विस कंप्लीट हो गई थी, मतलब उन्हें पता था कि सुनवाई है। लेकिन इसके बावजूद उनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। जनवरी 2024 में जब ऑफिस रिपोर्ट बनी, तब तक भी कोई उनकी तरफ से अपीयर नहीं हुआ था। तो क्या इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सिर्फ एक ही पक्ष यानी अपीलकर्ता के रमेश के वकील को सुनकर ही दे दिया? इसे एक्स पार्टी हियरिंग कहते हैं शायद। सही कहा आपने, इसे एक्स पार्टे फैसला कहते हैं। जब एक पार्टी को नोटिस मिलने के बाद भी वो कोर्ट में नहीं आता, तो कोर्ट दूसरे पक्ष को सुनकर और जो भी रिकॉर्ड पर मटेरियल है उसके आधार पर फैसला दे सकती है। उन्होंने अपना पक्ष रखने का मौका एक तरह से गंवा दिया। तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरे मामले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विश्लेषण से आम लोगों के लिए क्या खास बातें निकलती हैं? जो लोग बिजनेस में हैं, चेक इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए क्या टेकअवेज है? सबसे बड़ा सबक और सबसे जरूरी बात वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 139 वाली कानूनी धारणा ही है, प्रिजम्पशन। अगर आपने किसी चेक पर साइन करके किसी को दिया है, तो लॉ ये मानकर चलेगा कि आपने कोई उधार या देनदारी चुकाने के लिए ही दिया है। ये बहुत बहुत पावरफुल चीज है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इसे गलत साबित करने का बोझ, जिम्मेदारी पूरी तरह से आप पर होगी, चेक देने वाले पे।
सिर्फ ये कहना कि चेक खाली था या बाद में भरा गया या स्याही अलग है, अगर साइन आपके हैं और आपने अपनी मर्जी से दिए थे तो ये अपने आप में कोई बचाव नहीं है। आपको सॉलिड सबूत लाने होंगे कि कोई देनदारी थी ही नहीं। बिल्कुल। और ये केस ये भी दिखाता है कि अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, अपने ही तय किए हुए कानूनी सिद्धांतों और पुराने लैंडमार्क फैसलों को कितना महत्व देती हैं। जैसे बीर सिंह केस, जब एक बार कानून सेट हो जाता है तो उसे बेवजह छेड़ा नहीं जाता। जब साइन मान लिए गए तो स्याही की उम्र जैसी जांचें जो शायद सिर्फ देरी करने के लिए हों, उन्हें कोर्ट खारिज कर सकती है। ये वाकई हर उस इंसान की ये सोचने वाली बात है जो चेक साइन करता है, चाहे छोटा लेन देन हो दोस्तों में या बिजनेस में बड़ा अमाउंट हो। साइन करने से पहले ये पक्का कर लेना कितना जरूरी है कि आप उस देनदारी को मान रहे हैं, क्योंकि एक बार साइन हो गया तो कानून आपकी जिम्मेदारी मान लेगा जब तक आप उल्टा साबित न कर दें। हाँ, और ये अदालती प्रक्रिया के बारे में भी बताता है कि कैसे ये कानूनी धारणाएं सबूत का बोझ इधर से उधर कर देती हैं, और कैसे कोर्ट उन एप्लीकेशंस को सख्ती से डील कर सकती हैं जो उन्हें फिजूल या सिर्फ टाइम खराब करने वाली लगती हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात पर अमल दिखता है। चलिए इस बातचीत के आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं। ये कानूनी मामला हमें दिखाता है कि एक धारणा, एक प्रिजम्पशन कितनी ताकतवर हो सकती है, जिसे सिर्फ ठोस सबूत ही चुनौती दे सकते हैं। जरा सोचें, हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में, काम की जगह पर क्या ऐसी कोई मान्यताएं या धारणाएं हैं जिन्हें हम बस मान लेते हैं बिना किसी सवाल के, शायद किसी इंसान के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में। उन धारणाओं को चैलेंज करने के लिए या उन पर दोबारा सोचने के लिए हमें किस तरह के सबूत की जरूरत पड़ेगी, और क्या हम उन सबूतों को देखने या मानने को तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।